आज एनिमे सिर्फ जापान तक सीमित नहीं है, दुनिया के हर कोने में करोड़ों लोग एनिमे देखते हैं। नारुतो, वन पीस, अटैक ऑन टाइटन, डीमन स्लेयर, आज ये बिलियंस ऑफ डॉलर इंडस्ट्री का हिस्सा है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि एनिमे की शुरुआत कैसे हुआ था? किसने पहली बार सोचा होगा कि चलती हुई ड्राइंग से भी कहानी सुनाई जा सकती है? और कैसे जापान की एक छोटी सी आर्ट दुनिया का ऑब्सेशन बन गया? इसकी कहानी 100 साल पुरानी है। चलो फिर शुरुआत से जानते हैं। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में उस वक्त ना तो टीवी था, ना है इंटरनेट, ना कोई यूट्यूब। एंटरटेनमेंट के नाम पर बस थिएटर, पेंटिंग और साइलेंट फिल्म हुआ करती थी। इसी दौरान जापान के कुछ आर्टिस्ट एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने कागज पे एक करके ड्राइंग बनानी शुरू की, फिर हर ड्राइंग को कैमरा से रिकॉर्ड किया और जब उन सबको एक साथ चलाया गया तो तस्वीरें हिलती हुई दिखने लगी। और यही था एनिमेशन का जन्म। 1917 में जापान में पहली बार एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म रिलीज हुई, जिसमें से एक मशहूर नाम था नामाकुना गताना। सिर्फ कुछ मिनट की फिल्म थी, लेकिन इसने एक नया युग का शुरुआत कर दिया था। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक दिन यही इंडस्ट्री हॉलीवुड को भी टक्कर दे सकती है। लेकिन एनिमेशन बनाना बहुत ही मुश्किल था। सिर्फ 1 सेकंड की मूवमेंट दिखाने के लिए कई ड्राइंग्स बनानी पड़ती थी। एक छोटी सी फिल्म को बनाने के लिए हजारों स्केचेस बनाने पड़ते थे और पैसे वो बहुत कम थे। इसलिए जापान के आर्टिस्ट को हर फ्रेम बहुत ही सोच समझ कर बनाना पड़ता था। और यहीं से एनिमे का यूनिक स्टाइल पैदा हुआ। कम मूवमेंट लेकिन ज्यादा एक्सप्रेशन। फिर आया वर्ल्ड वॉर 2। जंग ने जापान को हिला कर रख दिया था। शहर तबाह हो गए थे, इकोनॉमी टूट गई थी और एनिमेशन इंडस्ट्री भी लगभग खत्म ही हो गई थी। लेकिन हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह आती है और जापान के एनिमेशन इंडस्ट्री के लिए वो सुबह अभी आनी बाकी थी। वॉर के बाद एक यंग आर्टिस्ट इंडस्ट्री में आया। उसका सपना था कि एनिमेशन को सिर्फ बच्चों का कार्टून नहीं बनाना है, बल्कि सिनेमा बनाना है। उसका नाम था ओसामू तेजुका। उसने डिज्नी की फिल्म्स देखी थी, लेकिन वो जापान का अपना स्टाइल बनाना चाहता था। और आज उसी आदमी को गॉड ऑफ मांगा और फादर ऑफ मॉडर्न एनिमे कहा जाता है। और ये नाम उसने अपनी सोच से कमाया था। उसका मानना था कि एनिमेशन सिर्फ हंसने के लिए नहीं, बल्कि रुलाने के लिए, सोचने पर मजबूर कर देने के लिए, दिल को छूने के लिए और संतरे के लिए भी हो सकता है। 1952 में तेजुका ने एक नई मांगा लिखी, एक रोबोट बच्चे की कहानी। नाम था एस्ट्रो बॉय। ये कोई नॉर्मल रोबोट नहीं था। उसके पास ताकत थी, लेकिन उसके पास दिल भी था। वो दोस्ती करता था, गलती करता था, रोता था, इंसानों की तरह जीना चाहता था। लोग पहली बार एक मशीन के लिए इमोशनल हो रहे थे और यहीं से स्टोरी टेलिंग अलग ही लेवल पे पहुंच गया। उस दौर में एनिमेशन बनाना बहुत ही महंगा था, लेकिन तेजुका रुकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपना खुद का स्टूडियो बनाया और फैसला किया कि हर हफ्ते टीवी पर एनिमेशन दिखाई जाएगा। भले ही कम फ्रेम, कम मोमेंट, लेकिन स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन और पावर डायलॉग और कैमरा एंगल्स जो इमोशन को भी गहरा बना दे, ऐसा करके दिखाया था। आज एनिमे का यूनिक स्टाइल तुम देखते हो। लंबे क्लोजअप शॉट्स, हवा में उड़ते बाल, चमकती आंखें, ड्रामेटिक साइलेंस, ये सब बजट बचाने के लिए शुरू हुआ था, लेकिन आगे चलकर यही एनिमे की पहचान बन गया। 1 जनवरी 1963 को टीवी पर पहली बार एस्ट्रो बॉय का एपिसोड टेलीकास्ट हुआ और पूरा जापान देखते ही देखते छोटे रोबोट का दीवाना बन गया था। पहली बार एनिमेशन सिर्फ आर्ट नहीं, एक इंडस्ट्री बनने लगी थी। एस्ट्रो बॉय की सक्सेस के बाद जापान में नई एनिमेशन स्टूडियो खुलने लगे। सबने अपनी जगह कंपटीशन बढ़ाई और एनिमे को हर साल बेहतर बनाया गया। लेकिन जापान में एनिमे सुपरहिट था और दुनिया के बाकी लोग एनिमे को अभी तक बच्चे का कार्टून ही मान रहे थे। 1960 में एनिमे पैदा हुआ, 1970 में वो बड़ा हुआ, लेकिन 1980 में उसने वो कर दिखाया जिसका किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर होती गई, एनिमे भी बढ़ता गया। अब सिर्फ बच्चों की स्टोरीज नहीं, बल्कि एक्शन, साइंस फिक्शन, फैंटेसी, रोमांस, हॉरर, हर तरह की कहानियां बनने लगी। इसी दौर में टॉय एनिमेशन जैसे स्टूडियो बार बार दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचने लगा। 1984 में एक ऐसा मंगा पब्लिश हुआ, ड्रैगन बॉल ट्रेनिंग, पावर अप, इम्पॉसिबल फाइट्स और कभी न हार मानने वाला हीरो। दुनिया भर के बच्चे इसके दीवाने हो गए। आज जितनी भी मॉडर्न बैटल एनिमे तुम देखते हो, उसमें कहीं न कहीं ड्रैगन बॉल का ही असर जरूर मिलेगा। 1990 तक एनिमे जापान से निकलकर अमेरिका से यूरोप से लैटिन अमेरिका और एशिया के कई देशों में पहुंच चुका था। टीवी चैनल्स जापानीज एनिमे को डब करके दिखाने लगे और पहली बार दुनिया को समझ आया कि एनिमे कार्टून से बहुत अलग है। यहाँ हीरो हमेशा जीतता नहीं है, कैरेक्टर्स मरते भी है और हर कहानी का एंडिंग हैप्पी नहीं होता मेरे दोस्त। इसी रिलीजन ने करोड़ों लोगों को एनिमे फैन बना दिया। फिर आया 2000 का दौर। नारुतो, वन पीस और
ब्लीच, इन तीनों को आज भी लोग द बिग थ्री के नाम से जानते हैं। इन्होंने करोड़ों लोगों को पहली बार एनिमे देखना शुरू कराया। अब हर नए एनिमे का इंतजार सिर्फ जापान में नहीं होता, अमेरिका में होता है, इंडिया में होता है, ब्राजील में होता है, यूरोप में। एनिमे एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुका है। लेकिन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एक्सप्लोजन अभी आना बाकी था, क्योंकि इंटरनेट सब कुछ बदलने वाला था। एक वक्त था जब एनिमे देखने के लिए टीवी का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन इंटरनेट के आने के बाद ये इंतजार हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब लोग जब चाहे जहां चाहे एनिमे देख सकते हैं। फैन ऑनलाइन बात करने लगे, फैन थ्योरीज और कम्युनिटीज बनने लगी। एनिमे सिर्फ देखने की चीज नहीं रहा, यह एक कल्चर बन गया। फिर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आए। अब नए एपिसोड कुछ ही घंटों में दुनिया भर के फैंस तक पहुंचने लगे। पहले जापान और बाकी दुनिया के बीच महीनों के गैप होते थे, अब लगभग एक ही दिनों में करोड़ों लोग एक ही एपिसोड को देखते हैं। इसी दौर में अटैक ऑन टाइटन ने अपनी डार्क स्टोरी से पूरे इंटरनेट को हिला दिया। डीमन स्लेयर ने एनिमेशन का लेवल इतना ऊपर पहुंचा दिया कि लोग हर एपिसोड को एक मूवी की तरह देखने लगे। फिर आया जुजुत्सु काइसन और सोलो लेवलिंग। अब एनिमे सिर्फ जापान की पहचान नहीं था, ये ग्लोबल एंटरटेनमेंट का हिस्सा बन चुका था। लेकिन जितना खूबसूरत एनिमे स्क्रीन पर दिखता है, उसके पीछे की सच्चाई उतनी ही डार्क होती है। एक एपिसोड बनाने में कभी कभी हजारों ड्राइंग लगती है। एनिमेटर्स महीनों तक दिन रात काम करते हैं। डेडलाइंस, प्रेशर और कम नींद। एनिमे की चमक के पीछे हजारों लोगों की मेहनत छिपी होती है। दुनिया के कई देशों में एनिमेशन का मतलब सिर्फ बच्चों का एंटरटेनमेंट माना जाता था, लेकिन जापान में ऐसा कभी नहीं था। वहाँ हर एज गैप के लिए एनिमे बनते हैं, बच्चे के लिए, टीनेजर्स के लिए, अडल्ट्स के लिए। इसीलिए एक तरफ तुम्हें कॉमेडी मिलेगी तो दूसरी तरफ पॉलिटिक्स, वॉर, क्राइम, साइकोलॉजी और फिलॉसफी भी। यही वजह है कि एनिमे सिर्फ एक जेनर नहीं है, बल्कि एक मीडियम है। और एक बात जो बहुत लोग नहीं जानते हैं, ज्यादातर एनिमे सीधे लिखे नहीं जाते हैं, उनकी शुरुआत होती है मांगा से। अगर मांगा हिट हो गया तो स्टूडियो उस पर एनिमे बनाने का रिस्क लेते हैं। कभी कभी एक मांगा को एनिमे बनाने में 5 से 10 साल भी लग जाते हैं। हर एनिमे हिट नहीं होता है, एक सीजन बनाने में करोड़ों रुपए लग सकते हैं, और अगर ऑडियंस को स्टोरी पसंद ना आए तो स्टूडियो को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हर प्रोजेक्ट एक गैम्बल होता है, लेकिन जब कोई एनिमे हिट हो जाता है तो उससे सिर्फ एपिसोड से नहीं, मर्चेंडाइज, गेम्स, मूवीज, म्यूजिक और लाइसेंस से भी कमाई होती है। इसी वजह से एनिमे इंडस्ट्री आज इतनी बड़ी बन चुकी है। आज टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है। डिजिटल एनिमेशन, 3D CGI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब कुछ इंडस्ट्री को बदल रहा है। लेकिन एक चीज आज भी नहीं बदली है, एक अच्छी कहानी। चाहे एनिमेशन कितना भी मॉडर्न हो जाए, अगर स्टोरी दिल को नहीं छू पाई तो ऑडियंस उसे भूल जाती है। और शायद यही एनिमे की असली ताकत है। 1917 के कुछ मिनटों की छोटी सी एनिमेशन आज दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में से एक है। ये सफर सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं था, ये था सपनों का, रिस्क लेने वाले आर्टिस्ट का, और उन लोगों का जिन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ड्राइंग इंसानों की जिंदगी बदल सकता है। और शायद इसीलिए एनिमे सिर्फ देखा नहीं जाता है, एनिमे महसूस किया जाता है, फील किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइन और बाय बाय।